अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपके साथ फ़ैज़ा रियाज़ एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो हालात है, नो डाउट अबाउट इट कि हर कोई पाकिस्तान को छोड़कर कहीं ना कहीं अपना फ्यूचर जहां देखता है वहां पे सेट होना चाहता है। तो वो ये वीडियो है उन तमाम लोगों के लिए जो कि पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं, और इसके साथ साथ उन्हें पता नहीं है कि कौन से ममालिक अच्छे हैं और कहाँ पर वीज़ा जो है वो इजीली मिल जाता है। कनाडा इस वक्त हॉट स्पॉट है, और कनाडा में आई सीन विद माई ऑन आइज। ये मैं कोई ऐसा नहीं है कि मैं वैसे बात कर रही हूँ, मैंने कनाडा में अपनी आंखों से देखा है कि वहाँ पर इस वक्त कनाडा में एक तो मल्टी कल्चरल है, ऊपर से वेलफेयर स्टेट है, और इस वक्त सबकी नज़रें जो है ना वो कनाडा पर है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ कि कनाडा के अंदर कौन सी बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ है कि आप वहाँ पर जो है वो सेटल डाउन हो सकते हैं। वहाँ पर मेरी कुछ जो है वो लॉयर से बात भी हुई है, और उसके बाद ये सब जो वीडियो मैं बना रही हूँ ये सब प्रॉपर एक सारा गो थ्रू करने के बाद, सब कुछ देखने के बाद, सबसे मुलाकात करने के बाद उसके बाद मैं दे रही हूँ। बट स्टिल अपनी लीगल ओपिनियन जो है वो आपको कोई बेहतर कोई लॉयर ही दे सकता है, ताकि बाद में कोई मसला ना हो, मेरे पे बात ना कोई आ जाए। दैट्स वाई ये डिस्क्लेमर मैं पहले दे रही हूँ कि एट द एंड इवेंचुअली आपको आपका जो भी लीगल जो होगा, जो भी आपका वीज़ा या जो भी आपका स्टेटस डील कर रहा होगा, ये सब उस पर डिपेंड करता है, वो आपको ज़्यादा बेहतर बता सकता है। लेकिन ओवरऑल जो मैंने वहाँ पर देखा मैं आपको वो बताती हूँ। वहाँ पर अभी इस वक्त सबसे ज़्यादा स्टूडेंट वीज़ास दिए जा रहे हैं, क्योंकि कनाडा में इस वक्त इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान में हम जीएसटी 17% देते हैं, इंडिया में हम जीएसटी 13% देते हैं, और जो कि बाकी कंपैरेटिवली अमेरिका से भी ज़्यादा है, और जो बाकी नेबरिंग कंट्री है उनसे भी बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पर महंगाई बहुत ज़्यादा है, और वहाँ पर अभी कनाडा को पैसे चाहिए हैं, और वो पैसे के लिए सबसे ज़्यादा जो अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं उन लोगों को, क्योंकि अगर वो स्टूडेंट्स इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं तो वो उनको पता है कि एक एक स्टूडेंट से पता नहीं कितने हज़ार जो है फ़ीस निकलवा सकते हैं। और वहाँ के जो लोकल रेजिडेंट हैं उनको तो फ़ीस देनी नहीं पड़ेगी, वो उनको कुछ डॉलर्स होते हैं जो कि यूनिवर्सिटीज़ की तरफ पे होते हैं, और बाकी सारे का सारा खर्चा जो है जो नेशनलाइज होते हैं, जो जिनके पास जो सिटीजन होते हैं कनाडा के, वो गवर्नमेंट उनको स्पॉन्सर करती है कि वो पढ़े, अनलेस कि वो प्राइवेट नहीं पढ़े, गवर्नमेंट कॉलेजेस में पढ़े हैं। तो सबसे ज़्यादा वो इंडियन लोगों को वीज़ास दे रहे हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पर इंडियन लॉ भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उनको इंग्लिश बोलनी नहीं आती है, उनको कुछ भी नहीं पता है, उनको बस उनको वीज़ा मिल जाता है, वो यहाँ पर आ जाते हैं, और वहाँ पर आने के बाद वो जॉब करते हैं। क्योंकि अगर स्टूडेंट वीज़ा मिलता है तो स्टूडेंट वीज़ा के साथ आपको कुछ ना कुछ घंटे मखसूस होते हैं। ओवरऑल तकरीबन कोई एक हफ्ते में 20 घंटे होते हैं जिसमें आप लीगली जॉब कर सकते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि इलीगल जॉब भी कर रहे होते हैं, वो ये है कि कैश पर काम कर रहे होते हैं। लीगल आपको एक हफ्ते में 20 घंटे अलाउ है कि सिर्फ 20 घंटे तक आप लीगली वहाँ पर जॉब कर सकते हैं। तो बहुत से इंडियंस हैं जो कि इस वक्त स्टूडेंट बेस पर हैं, स्टूडेंट स्टेटस पर हैं। 20 घंटे से कोई 20 घंटे जॉब करता है, कोई 20 घंटे से ज़्यादा जॉब करता है, जिसको जिस तरह भी अपने एक्सपेंस को मीट करना है वो उस तरह करता है। स्टूडेंट वीज़ा बहुत कम है इस वक्त कनाडा में जो रिजेक्ट हो रहे हैं, और जो वहाँ पर ये है कि जो पर आवर आपको मिल रहा है, अगर तो आप कैश पर काम कर रहे हैं तो आपको $12 मिलेंगे, और अगर आप वहाँ पर जो है वो कैश पर नहीं बल्कि अपना एक जो मनी है, जो अकाउंट है उसको रन कर रहे हैं, तो उसमें टैक्स कटेगा, और जो मिनिमम वेज है वो पर आवर $15.50 आई थिंक $15 प्लस ही है। तो वो 2-3 ऊपर टैक्स कटने के बाद वो ऑलमोस्ट $12 के इक्वल आ जाता है। तो ये है जी वहाँ पर मिनिमम वेज पर घंटा, जो कि कैनेडियन गवर्नमेंट की जानिब से रखा गया है। जस्टिन ट्रूडो को इस वक्त पड़ी है वहाँ पर बहुत सी गालियाँ, क्योंकि लोग उससे खुश नहीं है, जो कैनेडियन सिटीजन है वो। क्योंकि जस्टिन ट्रूडो को ज़्यादा से ज़्यादा जो बहुत ज़्यादा जिसे कहना चाहिए ना सपोर्ट है, वो है इमिग्रेंट्स की, और इमिग्रेंट्स वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर जो पॉलिसीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है जस्टिन ट्रूडो की वजह से। और ट्रूडो की वजह से बहुत ज़्यादा इंडियन, मोरक्कन, फिर स्पेनिश वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग हैं, अरबिक बहुत ज़्यादा लोग हैं, बांग्लादेशी लोग बहुत ज़्यादा हैं। तो ये सब जो लोग हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि मल्टी कल्चरल है तो बहुत से लोग हैं वहाँ पर। लेकिन जो ओरिजिनल कैनेडियन सिटीजन है, जिनको कनाडा की सिटीजनशिप मिली हुई है, वो अब कनाडा में इन्फ्लेशन की वजह से वहाँ से जाना चाह रहे हैं। दूसरा ये कि वहाँ पर वो कहते हैं कि इंडियंस इतने ज़्यादा आ गए हैं कि आप बाहर निकले तो ब्राउन पीपल इतने ज़्यादा आपको नज़र आते हैं कि आपको वो ऐसा लगता ही नहीं है कि आप कनाडा में मौजूद हैं। और कुछ एरियाज़ तो जैसे ब्रैम्पटन और ये एरियाज़, ये तो स्पेसिफिक हैं ही सिर्फ सिखों के लिए और इंडियंस के लिए, वो इतने ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा यहाँ पर मौजूद है। अच्छा, अगर आप अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी
हिंदुस्तान टाइम्स की शायद, कि इस साल के एंड तक तकरीबन 9 लाख से ज़ायद स्टूडेंट्स जो वीज़ा जो है वो ग्रांट किए जाने हैं, जिनमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो, क्योंकि इंडियन लॉबी मैंने आपको बताया बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इंडियन जो लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हैं। एक तो ये है कि वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और दूसरा ये कि जो इंडियन वीज़ास हैं वो उनकी रिजेक्शन रेशियो बहुत ज़्यादा कम है। पाकिस्तानी कम्युनिटी भी वहाँ पर है, लेकिन पाकिस्तानी जो लोग वहाँ पर काम करते हैं दे आर वेरी पिकी अबाउट देयर जॉब्स, और जो इंडियन लेबर है वो सबसे चीप है। वो $7 पर भी पर घंटा काम करने को तैयार हो जाते हैं और वो सारे काम करते हैं, और स्टूडेंट्स मोस्टली स्टूडेंट्स होते हैं। फिर होता ये है कि जब आप स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करते हैं उसके बाद आप जो है वो LMIA जो वर्क परमिट है वो आप लेने के लिए जहाँ पर भी आप काम कर रहे होते हैं, इन ममालिक में लॉयल्टी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके साथ कोई भी आपका जो मुलाजिम है जो आपके लिए काम कर रहा है वो आपके साथ लॉयल कितना है, कितने साल वो आपके साथ गुजारता है। तो जो बंदा जिस भी काम कर रहा है, चाहे वो सर्विसेज में है, चाहे वो किसी मार्केटिंग में है, चाहे वो सेल्स में है, वो जितना लॉयल होगा फिर वही कंपनीज या वही चीज़ें वो आपका LMIA भी दे देती है। जब आपको LMIA मिल जाता है उसका मतलब ये है कि आपके पास एक तो ओपन वर्क परमिट होता है, क्लोज वर्क परमिट होता है। उसका भी मैं डिफरेंस बता दूं कि ओपन वर्क परमिट में ये होगा कि आप, अगर आपके पास ओपन वर्क परमिट है जो कि कैनेडियन गवर्नमेंट आपको अलॉट कर देती है, उसके बाद आप किसी भी कंपनी में किसी भी जगह पर ओपनली काम कर सकते हैं। यू आर नॉट बाउंड टू एनी पर्टिकुलर कंपनी एंड नॉट एनी पर्टिकुलर रेस्टोरेंट, और जो भी आपके कंपनी है उसके साथ नहीं होती। अगर आपका क्लोज्ड LMIA है तो इसका मतलब है कि जो कंपनी ने आपको LMIA इशू किया हुआ है सिर्फ वही कंपनी जो है वो आप उसके साथ काम कर सकते हैं, और उसके अलावा किसी और कंपनी के साथ आप काम नहीं कर सकते। अगर आप किसी और कंपनी के साथ काम करते हैं तो वो कंपनी आपका LMIA कैंसिल भी करवा सकती है। तो इसी वजह से एक क्लोज होता है, एक ओपन होता है। ये तो रहा इनमें फ़र्क। जब आपको LMIA मिल जाता है उसके बाद ये है कि आप 2 साल की या 3 साल की आपकी डिग्री है, LMIA आपको मिल गया है, उसके बाद आप जब कंटिन्यूसली वहाँ पर रहते हैं, जब आपको 5 साल हो जाते हैं, देन यू कैन अप्लाई फॉर द PR कार्ड। वो PR कार्ड ये होता है कि आपको जब मिल जाता है तो उसके बाद कंसेक्टिवली आपने आई थिंक 500 डेज कुछ डेज होते हैं जो कि आपने कंसेक्टिवली यहाँ पर कनाडा में गुजारने होते हैं, और उसके बाद ऑटोमेटिकली आपके पेपर्स बन जाते हैं और आप कैनेडियन नेशनल हो जाते हैं। लेकिन उससे पहले एक ऑथ होता है जिसमें आपका कनाडा के बारे में एक टेस्ट होता है जो आपको देना होता है, रिटन होता है, आपको बताना होता है। उसमें कोई कैनेडियन नेशनल बर्ड का पूछेंगे, कैनेडियन कोई फेमस पॉइंट्स का पूछेंगे, कुछ हिस्ट्री के बारे में पूछेंगे, और उसके बाद आपसे ओथ ले लिया जाता है कि आप इस सरजमीन के साथ लॉयल हैं और आपको कैनेडियन पेपर्स मिल जाते हैं। ये है सबसे ईजीएस्ट वे। बाकी बहुत से रास्ते हैं, रेफ्यूजी के लिए आप कर सकते हैं। इसके अलावा ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे अगर आपको मसला है, जान का कोई मसला है, ह्यूमैनिटेरियन आपको लगता है कि ज़मीन कहीं और जगह पर तंग है, आप उसमें भी क्लेम कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त सबसे सॉलिड जो वहाँ पर सबसे ज़्यादा वीज़ाज और सबसे ज़्यादा जो लोग वहाँ पर जा रहे हैं वो ये है कि वो कनाडा में स्टूडेंट बेस पर सबसे ईजी है। अगर आप स्टूडेंट बेस पर जाते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर आप इनरोल्ड हो, लेकिन सबसे पहले क्योंकि यहाँ पर स्कैमर्स बहुत ज़्यादा मौजूद है, तो आपने ये ज़रूर देखना है कि जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले रहे हैं, जहाँ आप दाखिला ले रहे हैं, वो कैनेडियन जो गवर्नमेंट है उसके साथ उसके उस पेज पर मौजूद है कि जो कंपनी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को वेलकम कर सकती है और उनका वीज़ा रिजेक्ट नहीं होगा। तो आप जब भी जिस भी यूनिवर्सिटी के बारे में जहाँ पर भी इनरोल्ड हो, सबसे पहले वो ज़रूर देखें क्या वो कैनेडियन गवर्नमेंट के साथ इनरोल्ड है, कि अगर वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को स्पॉन्सर कर सकती है, क्या वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वहाँ पर आकर पढ़ सकते हैं, तो फिर आप उन्हीं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन लें। बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं, मैं खैर इस वीडियो में बताना नहीं चाहूँगी, लेकिन फिर भी ये आपका जो भी है, जो भी जिस यूनिवर्सिटी में जिस भी सब्जेक्ट में एनरोल होना चाहता है वो एनरोल हो सकता है। उसके लिए ज़रूरी ये है कि वो उन यूनिवर्सिटीज़ का स्टेटस चेक करे और प्लस उनका वीज़ा स्टेटस भी चेक करे कि इनके स्टूडेंट्स को कितने % तक वीज़ा जो है इनके अप्रूव्ड होते हैं और कितने % रिजेक्शन जो है वो रिजेक्शन रेट्स हैं। ये सब चीज़ें फिगर आउट करने के बाद फिर उसके बाद आपको अपनी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है, क्योंकि इस वक्त सबसे ईजीएस्ट और प्लस उनकी पॉलिसी ये है ट्रूडो की कि ज़्यादा से ज़्यादा इमिग्रेंट्स जो हैं वो वहाँ पर आएँ, ताकि जब वो इमिग्रेंट्स वहाँ पर आएंगे तो सारे इमिग्रेंट्स का जो वोट बैंक है वो ट्रूडो का है, क्योंकि इमिग्रेंट्स के लिए पॉलिसीज बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है जस्टिन ट्रूडो की गवर्नमेंट के अंदर। तो इस वजह से जो लोग भी कनाडा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट ये है कि शादी वगैरह अगर है तो वो अलग है, उसमें तो आपको ईजिली
राइट अवे आपको स्पाउस को तो वीज़ा ग्रांट मिल जाता है। लेकिन बेहतरीन ऑप्शन इस वक्त जो कैनेडियन जो कनाडा जाना चाहते हैं उन लोगों के लिए यही है कि स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करें, लेकिन पूरी यूनिवर्सिटी पूरी छानबीन करने के बाद ऐसे किसी स्कैमर्स के हाथ आके बेवकूफ़ नहीं बनना। उसके बाद आप अपना वीज़ा अप्लाई करें, वीज़ा अप्लाई करने के बाद ट्राई टू गेट अ जॉब। जब आपको जॉब मिलती है तो आपको ऑटोमेटिकली LMIA मिल जाता है। जब आपको LMIA मिलता है देन यू आर ऑटोमेटिकली एलिजिबल। एक सर्टेन टाइम पीरियड आप कनाडा में जब गुजार देते हैं उसके बाद यू आर एलिजिबल। या एक्सप्रेस एंट्रीज हैं, एक्सप्रेस एंट्री में आपके पॉइंट्स पूरे हो जाते हैं, क्योंकि एक्सप्रेस एंट्री में आपके एज के नंबर होते हैं, आपके ऑक्यूपेशन के नंबर होते हैं, आपके वर्क एक्सपीरियंस के नंबर होते हैं, और फिर उसके बाद आपके कैनेडियन अगर आपको एक्सपीरियंस है एजुकेशन का उसके नंबर होंगे। अगर कनाडा के आपके पास वर्क जॉब का एक्सपीरियंस है उसके मार्क्स होंगे। अगर आपको फ्रेंच लैंग्वेज आती है, बाय द वे ये चीज़ मैं बड़ी अच्छी बता दूँ कि कनाडा में जिसको फ्रेंच लैंग्वेज अगर कोर्स आप लेते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप फ्रेंच सीखें, तो फ्रेंच सीखने पे आपको फ्रेंच जो इदारा है, जो स्कूल्स हैं, वो आपको फ्रेंच सीखने में पैसे भी देते हैं। आपको पैसे मिलेंगे फ्रेंच सीखने पर। और अगर आपको फ्रेंच आती है उसका भी जैसे इंग्लिश का आइल्स का टेस्ट होगा कि आपको बेसिक नो हाउ है, उसी तरह फ्रेंच का भी आपको बेसिक टेस्ट होगा। बायलिंगुअल अगर आप हो जाते हैं तो उसके भी पॉइंट्स आपको मिलते हैं। मुख्तलिफ और कैटेगरीज हैं जो कि हर सूबे के लिए आती रहती हैं। अगर आप फेडरल लेवल पर कर रहे हैं उसके पॉइंट ज़रा ज़्यादा होते हैं। प्रोविंशियल लेवल पर अगर आप एक्सप्रेस एंट्री के जरिए जाते हैं तो वो फिर उसके पॉइंट ज़रा कम होते हैं। लेकिन प्रोविंशियल लेवल पे ये होता है कि आपने 3 साल या 4 साल उसी प्रोविंस पे रहने होते हैं, उसके अलावा कहीं नहीं रहना होता। इसी वजह से जो है उसके पॉइंट्स कम होते हैं, क्योंकि उन सूबों को उन्होंने आबाद करना है। तो फिर एक्सप्रेस एंट्री के जरिए भी आप जो है वो अपने आप को, अगर आपके पॉइंट्स पूरे होते हैं तो फिर आप जो है वो अपने आप को कंसीडर कर सकते हैं कि आप लैंडेड इमिग्रेंट होंगे कनाडा में जब आएंगे। या फिर अगर आपके पास कनाडा की जॉब एक्सपीरियंस है, आपका स्टडी का यहाँ का एक्सपीरियंस है, LMIA अगर आपको मिल जाता है उसके 50 पॉइंट्स होते हैं, वो सब मिला के कुछ पॉइंट्स मिला। लेकिन अभी एक्सप्रेस एंट्री के जो पॉइंट्स हैं वो बहुत हाई स्कोर है। लेकिन कोरोना के दौरान ये बहुत डाउन चला गया था, तो वो लोग बहुत लकी थे जो कि कोरोना उन्होंने पहले का अप्लाई किया हुआ था, कोरोना में पॉइंट्स नीचे गए तो उन्होंने पूरे के पूरे लोगों को उठा लिया, क्योंकि वहाँ पर उन्हें ज़रूरत थी लोगों की। और नर्सिंग, जो लोग भी डॉक्टरेट हैं नर्सिंग में है इस वक्त, ना सिर्फ कनाडा बल्कि पूरी दुनिया में जो नर्सिंग स्टाफ है ना, वो सबसे ज़्यादा लोगों को चाहिए होता है। कोरोना के बाद तो सबसे ज़्यादा चाहिए होता है, स्पेशली जो बूढ़े लोग होते हैं उनकी टेक केयर के लिए। तो ये वो तमाम पॉइंट्स हैं जो कि मैंने खुद अपनी आंखों से देखे, तो मैंने कहा व्हाई नॉट मेक अ वीडियो, ताकि अगर कोई आना चाहता है यहाँ पर तो मे बी उसकी कोई थोड़ी हेल्प हो जाए, थोड़ी रहनुमाई हो जाए। स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस तो फिर you can ask me directly or you can find, because I'm not a legal expert, तो ये सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा तो मैंने इस वीडियो में बता दिया। You can find a good lawyer, लेकिन स्कैमर्स से बचना है। स्कैमर्स बहुत ज़्यादा हैं। खुद रिसर्च अगर नहीं करेंगे ना, ट्रस्ट मी, खुद अगर रिसर्च नहीं करेंगे तो उसके बाद आपको कोई भी बेवकूफ़ बना के जा सकता है। और गूगल पर हर चीज़ मिलेगी, हर आर्टिकल मिलेगा, CIC की हर जगह पर आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, वो पेज को आप चेक करें।